हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में, जो कि 28 मई को हुआ था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 2023 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। 2023 का मेरा प्रीलिम्स कैसे क्लियर हुआ, मेरी क्या क्या अप्रोच रही इस बार के एग्ज़ाम को लेके, इसके लिए मैं पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पीवाईक्यूज़ ने मुझे कैसे हेल्प किया 2023 के प्रीलिम्स को क्लियर करने में। दोस्तों पीवाईक्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। हर कोई हमसे बोलता है कि पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करो, पीवाईक्यूज़ को पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि किस तरीके से पढ़ने चाहिए। दोस्तों पीवाईक्यूज़ को पढ़ने का भी अपना एक टेक्निक है, अपना एक तरीका है। उसी तरीके के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों जैसा कि लोग कह रहे थे 2023 के एग्ज़ाम में एलिमिनेशन टेक्निक को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके किस तरीके से, किस क्वेश्चन में कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक लग रही थी। दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने एक गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। एलिमिनेशन टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने तो पूरे 2 पेज का एलिमिनेशन टेक्निक का नोट्स बना के रखा हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या अप्रोच लगती है। ये 2-3 साल की तैयारी में मैंने ये पीवाईक्यूज़ को बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है। उससे मैंने कुछ पैटर्न्स पकड़े हैं, कुछ ट्रिक्स पढ़ी हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा, वैसे तो बहुत सारी हैं। अगर एक ही वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं इसमें बात करूँगा जिनको यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस। मैंने पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करके एक चीज़ पाई है, यूपीएससी डू रिपीट्स देयर क्वेश्चंस डायरेक्टली। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यूपीएससी ने ये मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका आंसर है इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है। 2021 में 2 साल बाद इन्होंने सेम क्वेश्चंस रिपीट किया है। आप देखिए मनी मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के रख दिया यूपीएससी ने। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करने के लिए डाला है कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये 2020 का क्वेश्चन है और 2021 में नेक्स्ट ईयर फिर से उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। अब इस टर्म पे ध्यान दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2023 का क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, 2023 का ये क्वेश्चन है चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ देखिए और यहाँ देखिए डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, लिमिट एंड गवर्नमेंट है एज इट इज़। क्वेश्चन रिपीट, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी आपको कंफ्यूज करने के लिए। एज इट इज़ नहीं है, लेकिन उसका एसेंस वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसकी पावर लिमिट होती है। ये पीवाईक्यू से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं अपनी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटिशन ऑफ पैटर्न्स। यूपीएससी अपने पैटर्न्स को रिपीट करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, ये पुराने क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये टर्म दिया हुआ है यहाँ पे आदिवासी, ये किसने दिया था ये पूछ रहा है। अब आप ऑप्शंस में देखिए, गांधी दिया हुआ है, फूले दिया हुआ है, अंबेडकर दिया है, बप्पा ठाकर दिया हुआ है, ठीक नाम दिया हुआ है। तो इसमें 3 नाम जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, कौन नहीं जानता है गांधी, फूले, अंबेडकर के बारे में। लेकिन ये जो चौथा नाम है ये बिल्कुल ही अजीब और अननोन है, ज़्यादा लोग इससे अवेयर नहीं होंगे इस नाम से। तो इसका आंसर यही था। अब इस पैटर्न को मैंने पकड़ा और 2022 में इन्होंने एक ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट किया इसी पैटर्न पे। एक अजीब सा गंदा सा नाम दिया, विट्ठल विंध्वंसक,
सॉरी फॉर द लैंग्वेज, गंदा अजीब कुछ नहीं होता है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको लेमन टर्म में बोल रहा हूँ। एक अजीब सा गंदा नाम दिया और इन्होंने ऑप्शंस बिल्कुल रिपीट कर दिए। यहाँ भी गांधी है, यहाँ भी गांधी हैं, यहाँ भी फूले हैं, यहाँ भी फूले हैं, यहाँ भी अंबेडकर हैं, यहाँ भी अंबेडकर हैं। ये जो यहाँ पे जो चौथा नाम है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट हिम। मैंने भी इनका नाम अपनी यूपीएससी की तैयारी में पहली बार सुन रहा हूँ। तो जिस तरह से इन लोगों ने इस क्वेश्चन में अजीब नाम को आंसर माना था, उसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन में ये अजीब नाम को आंसर मानता हूँ और बाद में यही सही निकला। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अब पैटर्न देखो, एक अजीब नाम, 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम और चौथा वाला ज़्यादा फैमिलियर नहीं है और वही आंसर है। मैं अभी इससे कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 गंदे से नाम दे दिए हैं, घंटासाला, कंदूरा और चौल, और इसका आंसर है पोर्ट्स। और ये 2020 का क्वेश्चन है। अब 2023 में इन्होंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट किया। आप ये देखिए, 3 गंदे से नाम, कोरकोई, पोम्पोहर और मुचेरी, और इसका आंसर भी है पोर्ट्स। आप पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न सेम है। आप क्वेश्चन पे मत जाओ, आप बस पैटर्न पकड़ो। यूपीएससी के लोग जब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं उसका एक पैटर्न होता है, आप पैटर्न को पकड़ो। आप देख रहे हो ना, 3 गंदे से नाम और आंसर पोर्ट, 3 गंदे से नाम और आंसर पोर्ट्स। किस तरीके से पैटर्न को रिपीट किया जा रहा है। ये बहुत साल के पीवाईक्यू लगाने से ही इस पैटर्न को आप पकड़ पाओगे, जो कि मैंने पकड़े हैं। आप लोग भी पकड़ सकते हो, नहीं भी पकड़े हैं तो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रीड द हिंदी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ने से हमको क्वेश्चन टिक नहीं कर पाता है कि वो क्या पूछ रहा है। जिनका मीडियम प्रॉब्लम होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा 2023 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो इसका आंसर मुझे लग रहा था भितरकनिका मैनग्रोव्स। लेकिन जब मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्ज़ाम में ही इसको सर्किल कर रखा है, कच्छ। मुझे यहाँ कच्छ दिखाई दिया और कच्छ मुझे यहाँ दिखाई दिया, तो मुझे समझ में आया है कि इसका आंसर डी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और जब मैंने बाहर आके देखा तो इसका आंसर डी ही था। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। जैसा कि स्कैम 1992 में वो एक डायलॉग बोला था कि रिस्क है तो इश्क है। कहीं ना कहीं वो चीज़ यूपीएससी में भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का पेपर इस बार का था, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज से अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो प्री क्लियर करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूपीएससी के क्वेश्चंस में जो डेटा दिया हुआ है तो वो मोस्टली रॉन्ग होता है। ये बहुत सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करके मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा होता है। जैसा कि 2023 के ये 2 क्वेश्चन, और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ यही एक पॉइंट से कि जो डेटा होगा वो रॉन्ग होगा। जैसा कि अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, 21 क्वेश्चन की, इसमें लिखा हुआ है इंडिया डेस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है भाई साहब, ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता ही होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज द रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 60%। अब देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यूपीएससी एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा होगा तो वो पूरे स्टेटमेंट को चेंज करने की जगह वो डेटा को चेंज करेगा। वो उसके लिए एक ज़्यादा इजी टास्क है डेटा चेंज करना। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने डेटा गलत दिया हुआ है। मुझे नहीं पता वो कितना है, लेकिन मैंने समझ लिया कि डेटा गलत दे सकता है, ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर मैं स्टेटमेंट 2 गलत मान लेता हूँ तो स्टेटमेंट 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, मुझे उसको चेक भी नहीं करना है, और सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, इस तरह के स्टेटमेंट्स में, इस तरह के ऑप्शंस में एक चीज़ इजी थी, अगर आपने एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ लिया दोनों में से तो आपका क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं 2023 का ही। इसमें भी इन्होंने दे रखा है इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। अच्छा, एग्जैक्टली मुझे उस टाइम नहीं पता था कितना है,
कितना एक्सपोर्ट, कितने % ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडिया करता है, मुझे नहीं पता था ये डेटा उस वक्त। एज़ यूजुअल मैंने माना कि इसको चेंज करना यूपीएससी के लिए बहुत आसान होगा, कोई और डेटा होगा और उसने 3.2 दे दिया है, तो इसको मैंने गलत माना। और जैसे ही मैंने इसको गलत माना तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपने देखा ये 2 क्वेश्चन किस तरह से ईजिली सॉल्व हो गए। मतलब इसमें भी मुझे लगता नहीं है मैंने कोई भी नॉलेज का यूज़ किया है, जस्ट PYQ से जो मैंने पैटर्न डिराइव किए हैं उन्हीं पैटर्न को यूज़ करके मैंने ये 2 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन। डिफाइन ऑलवेज रॉन्ग। डिफाइन वर्ड जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशन में आ जाता है तो वो रॉन्ग ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, उसमें चीज़ें मेंशन किए रखी हैं। उनको डिफाइन करने का काम जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स का है। तो पहले भी यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसा कि ये 2022 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी के एक जजमेंट से आया है और ना ही ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। तो डिफाइन वर्ड जब भी आएगा वो मोस्टली रॉन्ग होगा, मैंने ये पाया है। उसी तरह से 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें एग्ज़ाम में ही सर्कल किया हुआ है कि डिफाइन वर्ड आ गया और मैंने इसको सर्कल मार्क कर दिया है कि ये रॉन्ग है। अगर हम फाइंड कर लेते हैं कि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाता है, इसका आंसर सी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा ऑटोमेटिकली भी सही हो जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शंस देने से कि इजी टास्क ये हो गया कि दोनों ऑप्शंस को वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड हमें देखना चाहिए, जैसे कि ओनली है, नेवर है, ऑलवेज है। बहुत सारे एक्सट्रीम वर्ड हैं दोस्तों, जब भी वो किसी स्टेटमेंट में आ जाएं तो मोस्टली हम उनको रॉन्ग ही मानेंगे। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है एक्सट्रीम वर्ड, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं दोस्तों। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। ओनली आ गया है। हर बार ओनली वाला स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप तो जेन्युइनली पाएंगे कि गलत ही है कि मैनग्रोव्स ग्रासलैंड में पाए जाते हैं जहाँ पे प्रेडेटर नहीं होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। और ओनली वर्ड जैसा कि मैंने बताया एक्सट्रीम वर्ड है तो वो गलत ही होगा, और इसीलिए मैंने इसको एग्ज़ाम में ही देख सकते हैं आप मार्क कर दिया, ये गलत है और इसका भी आंसर सी सही हो जाता है फिर। तो देखा आपने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कॉमन सेंस का। दोस्तों कॉमन सेंस की हमेशा हम बात करते रहते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमको कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। तो वो क्या चीज़ है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2023 के ये क्वेश्चन है 3 जो कि कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम यूज सी वाटर। अब बोल रहा है इसमें कोई भी सी वाटर का यूज़ नहीं करता होगा। ये चीज़ वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, कोई तो करता होगा। इतने सारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, कोई तो सी वाटर का यूज़ करता होगा। नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। ये भी वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, कोई तो होगा जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होगा। एंड नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ये भी बहुत मुश्किल है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कोई तो होगा, जो एक तो होगा कम से कम ऐसा जो प्राइवेटली ओन्ड होगा। तो इन सब को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये सही होंगे या गलत होंगे।
और वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड की अगर बात करें तो नन, ऑलवेज, ओनली, ये सारे हमेशा ही गलत होते हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि तीनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन में जैसा कि दिया है 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, कोई भी सही नहीं है इनमें से। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए, आपको थोड़ा कॉमन सेंस अपना यूज़ करना है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन, जिसमें कि बताया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अब देखिए सारे मशरूम में होती है नहीं होती है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो मशरूम्स ऐसे होंगे जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं, सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी। अगेन साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी कुछ मशरूम्स में हो सकती है, हमें नहीं पता, हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट है ये। सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ मुझे नहीं पता क्या होता है, पर कुछ मशरूम में तो होती होंगी। ये कहना मुश्किल होगा कि किसी में होती ही नहीं है, कुछ में तो होती होगी। सम मशरूम हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी। पढ़ने में ही साला इतना डिफ़िकल्ट है। अगेन ये भी प्रॉपर्टी किसी मशरूम्स में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है, लेकिन किसी में तो होगी, मतलब सब में ही नहीं होगी, इसकी चांसेस बहुत कम है। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाले स्टेटमेंट है कि किसी में तो कुछ वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो अगर कह देता है कि सब में ही नहीं होगी या सब में ही होगी, तो सोचना मुश्किल हो जाएगा कि हाँ यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ में तो होगी कुछ प्रॉपर्टी। सम यानी कुछ में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगेन ये भी, इसके चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, चारों स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, ना ही मुझे नॉलेज है इन चारों स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगेन फिर से आ गया सम 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 सम, कैन। सम का मतलब कुछ लोग, कैन का मतलब कर सकते हैं, कुछ लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने ऑल 3 पे क्लिक कर दूंगा। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे थे जो कि कॉमन सेंस से इजीली सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कुछ नॉलेज मुझे नहीं लगी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट पर्सन। यूपीएससी अक्सर अपने फेवरेट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। एंशिएंट में अगर बात करी जाए तो यूपीएससी का फेवरेट कौन है? अशोका। मिडिएवल पीरियड में अगर बात करी जाए तो यूपीएससी का फेवरेट कौन है? अकबर। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो यूपीएससी का फेवरेट सब जानते हैं कौन है? महात्मा गांधी। तो उसी तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं कि रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे के रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह की बातें कौन बोल सकता है? अशोका ही बोल सकता है, जैसा कि इन्होंने धम्म की पॉलिसी अपना ली थी। तो बहुत अनयूजुअल है कि जिसने भी पढ़ा होगा वो अशोका को ही लगाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इन चारों नामों से अगर आप देखेंगे तो अशोका के साथ ज़्यादा यूपीएससी अटैच करता है अपने आप को। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन अशोका पे आ चुके हैं, क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट पर्सन। उसी तरह से 2022 का अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं दोस्तों, ये तो मैंने खुद भी दिया था एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ। जब मैंने इस गंदी सी बुक के बारे में पढ़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसका आंसर क्या होगा। पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करवाया गया है। जब मैंने ऑप्शन देखे तो मैंने इसका औरंगजेब तो एलिमिनेट कर दिया, इस बंदे को लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं था। हुमायूं तो बेचारा बेसहारा था, इसको तो शेर शाह ने मार मार के भगा दिया था। इन 2 ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जब मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया तो मैंने देखा कि अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था जिसका हेड था फैज़ी। तो मैंने उसका कि जब अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था तो ऑब्वियसली इसने ही ट्रांसलेट करवाया होगा, क्योंकि आप देखेंगे शाहजहाँ का तो मेनली कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर के बारे में है। तो मैंने इसका आंसर अकबर लगाया और अकबर ही इसका सही आंसर निकला। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करूं तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ है। अब इसमें इन्होंने पूछा है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये किसने ट्रांसलेट किया है? ये सब मैंने क्या बताया, मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी का फेवरेट कौन है? महात्मा गांधी। तो जब मैंने ये 2021 में पेपर दे रहा था मैं, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि शायद तिलक और गांधी में से एक हो सकते हैं। सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिया था।
जब मैंने देखा कि तिलक और गांधी में से एक हो सकते हैं, फिर मैंने ये लॉजिक लगाया है कि गांधी के होने के ज़्यादा चांसेस है। यूपीएससी ने गांधी में बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की बात कर लें या वो मेंस की बात कर लें। तो 80-70% चांसेस है गांधी इसका आंसर होगा। सी इसका आंसर निकला बाद में। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट पर्सन, अगर कोई फेमस पर्सनालिटी उसमें दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वही उसका आंसर होगा। अगर आपको आंसर पता है देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये सारी चीज़ें तब आपको लगानी है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट टॉपिक। यूपीएससी अपने फेवरेट टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी की अगर फेवरेट टॉपिक की अगर बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि इकोनॉमी है, रेवेन्यू है। इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री पे अभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनके डोमेन में रहकर ही उस क्वेश्चन को टैकल करना है। उसका आंसर इनके डोमेन में ही आपको ढूंढना है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फनम के बारे में। अच्छा, 2022 में मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आया था, मुझे बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन PYQ से इसको सॉल्व किया जा सकता था, जो कि मैंने वहाँ पे अपना माइंड यूज़ नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, रेवेन्यू, तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली कॉइन होगा, क्योंकि क्लोथिंग, ऑर्नामेंट और वेपन से क्या ही संबंध है। वेपन को आप वॉर और स्टेट से रिलेट कर सकते हो, क्या नाम है, लेकिन इकोनॉमी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फनम इसका आंसर होगा कॉइन। ये 2022 का क्वेश्चन है। अब ऐसे ही 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें इन्होंने कोरकाई, पोमपोहर और मुरिची करके ये नाम दे रखे हैं 3। अब फिर कीवर्ड दे दिया है और उसका लिंक करना है आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, इकोनॉमी से, रेवेन्यू से, ट्रेड से। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे पोर्ट्स से क्या होगा? ट्रेड होगी। ट्रेड से क्या होगा? इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी से इसको लिंक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने का मैंने एक और पैटर्न बता रखा है, उससे भी वो टैकल हो जाएगा ये क्वेश्चन, और ये वाला जो तरीका है इससे भी टैकल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में कई सारे एलिमिनेशन टेक्निक लग सकते हैं, कई सारे पैटर्न लग सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस पैटर्न से सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ मैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2023 का, जिसमें अजीब से 4-5 नाम दे रखे हैं। आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन को किसी ने किया होगा, मैं बताऊं, बहुत ही टफ क्वेश्चन था मतलब, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने बखूबी सही किया था। आप देख सकते हैं मैंने मार्क भी किया हुआ है। मैं एग्ज़ाम में इस तरीके से मार्क करता हूं और रूम पे आके चेक करता हूं तो उसको बॉक्स में बंद कर देता हूं कि हाँ ये सही है मेरा। तो जब मैंने चेक किया है तो मैंने देखा ये मेरा सही है। देखिए मैंने जैसे बताया ना, फेवरेट टॉपिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, इसको हम किससे लिंक कर सकते हैं? IVC से। और IVC यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप और ऑप्शंस देखोगे तो प्रेस है, चर्च है, रेलवे है, इनके कंपैरिजन में IVC का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी ने अपने फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार PCS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इनमें से मैंने 1-2 नाम PCS के एग्ज़ाम्स के किसी क्वेश्चन में देखे हुए हैं, तो वहाँ से भी मैंने इसको A ही मार्क किया, तो डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, PCS के क्वेश्चन भी हेल्प करते हैं। और वैसे भी इस बार का जो पेपर बना हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी PCS वाले बंदे ने पेपर बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी। जो यूपीएससी का जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो तो छोड़ ही दिया इन्होंने पीछे। बट खैर जो है सो है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमको अपना बेस्ट दे के एग्ज़ाम निकाल के आगे बढ़ना है।